तो बच्चों तैयार हो जाओ बिजनेस को इजी, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। ठीक है, आज हमारा जो है बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका पार्ट 2 है। और पिछले वाले वीडियोस में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव और भी बहुत सारी चीजें। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या है मैनेजमेंट करने का, पर्पस क्या है। भाई कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है ना, ऐसे ही थोड़ी ना हम करने लग जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप जहां भी बैठे हो वहां पे आप अपनी बगल वाली दीवार पे सर पटकने लग जाओ। अब क्यों पटकेंगे सर, दीवार पे सर क्यों पटकेंगे? कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, आप कहने से थोड़ा ना पटकने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि उस दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपया रखा है, 1000 बार सर पटकोगे दीवार गायब हो जाएगी, 100 करोड़ मिल जाएगा तुमको। अब पर्पज है, अब पटकोगे, अब 1000 बार नहीं 10,000 बार पटकोगे। क्यों? क्योंकि अब रीजन है, पर्पज है। तो जब तक कारण नहीं था काम नहीं हो रहा था, तो कारण जैसे ही आया काम होने लग गया, है ना। तो वैसे ही हर काम के पीछे कारण होता है ना। तो यहां पर हम अगर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। तो देखो 3 मोटिव है मैनेजमेंट करने के। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल और पर्सनल क्या होता है। देखिए जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस खोलता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन का यानी खुद का, बिजनेसमैन का खुद का। दूसरा, जब वो अपने लिए काम कर लेता है तो सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत करता है, फिर अपने एम्प्लॉइज के लिए करता है। अब देखिए ध्यान समझिए, जैसे जब जियो मार्केट में आया, जियो समझते हैं क्या है? जियो आप लोग सिम यूज करते हैं, तो जियो की तैयारी 2008 से ही चालू हो गई थी, आपको नहीं पता होगा। 2008 से ही मुकेश अंबानी ने जो उसकी तैयारी चालू कर दी थी, लॉन्च 2016 में हुआ। तो जब जियो मार्केट में आया तो उसका सबसे पहला जो पर्पस था वो ये था कि मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, यानी सबसे पहले मार्केट में जाके मुझे सर्वाइव करना है। सर्वाइव का मतलब मुझे जाके अपने पैर जमाने हैं। क्यों? क्योंकि जब जियो आया तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर थे, वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, यूनिनॉर, यूनिसेल, बहुत सारे प्लेयर थे जिनके पास मार्केट पहले से था। अब जियो को वहां सर्वाइव करना है इतने बड़े बड़े प्लेयर के सामने। ठीक है, तो सर्वाइव करने का मतलब क्या होता है कि आपका जितना एक महीने का खर्च है, जितना एक्सपेंस है, अगर आप उतना अर्निंग कमा ले रहे हैं, अगर आप उतना इनकम कमा ले रहे हैं, इसका मतलब आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे आपकी कंपनी का महीने का खर्च है मान लो 10,000 और आप 10,000 कमा भी ले रहे हो, इसका मतलब आप मार्केट में क्या कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। तो जियो को भी ये था कि भाई मार्केट में मुझे सर्वाइव करना है, तो क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, पूरा सिम जो है वो फ्री में बांटने लग गया। 2016 में मैंने भी खरीदा था, तो सब फ्री में बांटने लग गया और खरीद पूरा का पूरा मार्केट जो आके जो है उसको सिम खरीद लिया, 4G चलाने लग गए सब। अब जब जियो ने देखा कि अच्छा मार्केट में अच्छी पकड़ बन गई है, अब सर्वाइव कर गए हैं, अब अगला स्टेप आता है सर प्रॉफिट। अब पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, जियो ने क्या किया, जैसे ही सर्वाइव कर लिया, मार्केट में पैर जमा लिया ना, अब उसने कहा प्रॉफिट। अब जितने रिचार्ज थे जो फ्री में थे, धीरे धीरे उस पर चार्जेस लगाता गया, बढ़ाता गया। ठीक है, फिर उसने बनाया खूब सारा प्रॉफिट, जबरदस्त प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जितना आपका खर्चा है, जितना भी आपका खर्चा है, जब आपकी इनकम उससे ज्यादा हो जाती है, जैसे खर्चा 10,000 था और इनकम मान लो 20,000 हो गई, कमाई 20,000, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 अब आपका है वो आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, वो आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब कि जब आप खर्चे से ज्यादा कमाई करने लग जाए तो आपका प्रॉफिट होता है। अब जियो भी मार्केट में ऐसे ही था, पैर जमाया, सब पे चार्ज लगा दिया, खूब जबरदस्त प्रॉफिट कमाया। अच्छा, अब सर्वाइव भी कर चुके हैं, प्रॉफिट भी कमा चुके हैं, अब अगला स्टेप है ग्रोथ। अब जियो ने कहा कि अब सिर्फ जियो का सिम बेच के थोड़ा काम चलेगा, तो उसने क्या किया, जियो पेट्रोल पंप, जियो हॉटस्टार, जियो मार्ट, जियो और पता नहीं क्या क्या जियो के नाम से जो सब खोल डाला जियो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोथ।
इसको बोलते हैं ग्रोथ की। जो भी पैसा आया वो रखना नहीं है, उसको एक्सपेंशन में लगा देना है, ग्रोथ में लगा देना है, ठीक है। तो ये जो है इनका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया कि हमने जो है सरवाइव कर लिया मार्केट में, यानी जितना खर्चा था उतनी इनकम कमा ली, इसका मतलब मार्केट में हम सरवाइव कर गए। अच्छा, अब सरवाइव करने के बाद उसका अगला स्टेप है प्रॉफिट कमाना, क्योंकि हम सरवाइव करने तो आए नहीं है, तो अब प्रॉफिट कमाएंगे। अब जितना खर्चा था उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉफिट, जब बहुत सारा प्रॉफिट आ गया अब करेंगे ग्रोथ, एक ब्रांच से 10, 10 से 100, 100 से 200, इस तरीके से, ठीक। अब समझिए, एक बार जब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, अगला स्टेप आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि भाई जिस सोसाइटी से हमने इतना पैसा कमाया है, अगर उसी सोसाइटी को थोड़ा सा लौटा देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देखिए, एडॉप्शन सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीका यूज़ करिए। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीका इस्तेमाल करिए। कोशिश करिए कि आपकी प्रोडक्शन करते वक्त कम से कम पोल्यूशन हो, ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू सोशल कॉजेस, आप एनजीओ खुलवा सकते हैं, फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड, कि मतलब जो बेरोजगार लोग हैं उनको अपने यहाँ रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मान लो किसी के ऊपर एसिड अटैक कर दिया, उसका चेहरा और जल गया बेचारे का, उसको कोई आदमी अपनी नौकरी पे नहीं रख रहा है, आप उसको रख दीजिए, समाज सेवा कर दीजिए, है ना, इसको बोलते हैं ये चीज़। अच्छा, अब सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि एम्प्लॉयज़ के लिए हमने क्या किया, क्योंकि देखो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, जैसे आपका शरीर है तो शरीर में आपका रीढ़ का हड्डी होता है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रीढ़ का हड्डी टूट जाए तो आप चलना छोड़िए, खड़े होना छोड़िए, आप बैठ भी नहीं पाएंगे, ठीक से आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है रीढ़ की हड्डी। तो एम्प्लॉय जो होता है ना, वो बिजनेस के अंदर रीढ़ की हड्डी होता है, वो बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है। अगर उसने छोड़ दिया, उसने काम करना बंद कर दिया, बंद हो जाएगा बिजनेस। हमने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या किया, उसको बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको टाइम पे सैलरी देना, टाइम पे सैलरी देना, फेयर सैलरी देना, जितना वो डिजर्व करता है उतना सैलरी देना। ये नहीं कि बेचारा फ्रेशर है तो उसको पता नहीं है मार्केट के बारे में, अब उसका वैल्यू है 10,000, आप उसको 4,000 में रखे हुए हो, ये ठीक बात नहीं है। जिस दिन उसको अपना मार्केट में वैल्यू पता चलेगा आपको छोड़ के चला जाएगा वो, तो ऐसा काम मत करिए। दूसरा, अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएशन दीजिए। कैसे, अवार्ड्स दे सकते हैं आप, ठीक, अवार्ड्स दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। एम्प्लॉय अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है आप उसको बोनस दे सकते हो, है ना, आप उसको जो है फ्री हेल्थ दे सकते हो, फ्री, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ को कर सकते हो और उससे आप उसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास बांध के रख सकते हो, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा अगर इतनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये पूरा था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने का ये हमारा पूरा पर्पज़ होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, आया ना मज़ा? आएगा। देखिए, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको इतना ज़्यादा वजन दे रहे हैं, क्यों हम इसको इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्यों इसको इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, क्यों इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बताओ। ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो भाव नहीं बढ़ जाएगा है कि नहीं? किसी को इंपॉर्टेंस दो तो फिर देखो उसका भाव ऐसे बढ़ जाता है। फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी को नहीं देना बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी, इंसान को भी वैल्यू दे दो तो उसका भाव बढ़ जाता है। मैनेजमेंट का भी वही है, अभी उसको मजाक कर रहा हूँ, सुनो। अच्छा है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस सबसे पहला दिया हुआ है अचीवमेंट ऑफ गोल, कि मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पास अगर गोल है तभी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वरना नहीं है। ये बात मैं कई बार अपनी वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपके बिजनेस के पास कोई गोल है, कोई एम है, कोई लक्ष्य है, तो ही मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया था कि अगर आपका बिजनेस है, उसका प्रॉफिट 1,000 करोड़ है और अगर आप चाहते हैं कि उसका प्रॉफिट अगले साल 2,000 करोड़ हो जाए, अब ये आपका एम है, गोल है, अब आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर छत है तभी सीढ़ी की ज़रूरत है, वरना सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करेगा इस गोल को, इस टारगेट को अचीव करने के लिए।
कैसे? जब हम ज़बरदस्त प्लानिंग करेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे पूरा एकदम बढ़िया खतरनाक तरीके से, स्टाफिंग, अच्छे स्टाफ को लाएंगे, खराब स्टाफ को निकालेंगे, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, जब ये सब करेंगे ना, यही सब तो मैनेजमेंट है। जब ये सब करेंगे तो अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। आई बात समझ? दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है समझो। जैसे मान लो कोई एक लेबर है, वो 1 घंटे में, मतलब पहला लेबर 1 घंटे में 10 कुर्सी बनाता है, दूसरा लेबर 1 घंटे में 100 कुर्सी बनाता है। अरे क्या बोल दिया सर आपने, तो सुनो मेरी बात सुनो। पहला जो लेबर है वो 1 घंटे में 10 कुर्सी बनाता है, दूसरा जो लेबर है वो 1 घंटे में 100 कुर्सी बनाता है। कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? कम टाइम में कौन ज़्यादा काम कर रहा है? सर दूसरा वाला लेबर, वो एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब क्या है? कि कम टाइम में ज़्यादा काम करना, दैट इज एफिशिएंसी। सिंपल सी बात है। तो मैनेजमेंट की वजह से ना, जब हम ज़बरदस्त मैनेजमेंट करते हैं ना, तो हमारे बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी जो काम पहले 1 दिन में होता था वो 1 घंटे में हो जाएगा। आई बात समझ में? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जितने काम को करने के लिए पहले 10 दिन लगते थे, अब अगर मैनेजमेंट ज़बरदस्त होगा तो उसी काम को करने के लिए आपको 1 ही दिन लगेगा और आपके बिजनेस के अंदर काम हो जाएगा। मैनेजमेंट से एफिशिएंसी आ जाती है, यानी कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम होगा आपके बिजनेस के अंदर, अगर ज़बरदस्त मैनेजमेंट होगा तो। ठीक। अच्छा, मैनेजमेंट तीसरा है कि इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये ना एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनामिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक होता है स्टैटिक, जो रुका रहता है, और डायनामिक जो चेंज होता रहता है। जो चेंज हो रहा है वो डायनामिक, और जो रुका हुआ है वो स्टैटिक। आई बात समझ? अब देखो मैनेजमेंट क्या करता है ना, तुम्हारे बिजनेस को डायनामिक बना के रखता है। क्यों? देखो बिजनेस के बाहर ना कभी भी कोई भी चेंज आ जाता है। जैसे कभी ईरान इजराइल में हमला हो जाएगा तो बिजनेस अपने आप को बदल लेगा, उस हिसाब से चेंज कर लेगा कि अच्छा कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, अपने आप को बदल लेगा। पॉलिटिकल शिफ्ट आ गया, कोई पॉलिटिकल चेंज, बदल लेगा। आई बात समझ में? कि बिजनेस के बाहर कोई भी चेंज आया तो बिजनेस अपने आप को चेंज कर लेगा। मैंने इसका एग्जांपल दिया था अभी। देखो फेसबुक का, फेसबुक जब शुरू में शुरू हुआ वो सिर्फ एक फोटो का प्लेटफॉर्म था। उस पर सिर्फ फोटो शेयर होते थे, सिर्फ फोटो शेयर होते थे। बाद में जब जुकरबर्ग जो उसके फाउंडर हैं उसने देखा कि अच्छा वीडियो का ज़माना आ रहा है, यूट्यूब पॉपुलर हो रहा है, तो उनको लगा कि मेरा प्लेटफॉर्म मर जाएगा अगर मैंने इसमें यूट्यूब मतलब वीडियोस इंटीग्रेट नहीं किए। तो फेसबुक पे उसने वीडियो इंटीग्रेट कर दिया। बाहर चेंज हुआ, बदल लिया अपने आप को, बदल लिया, ऑर्गेनाइजेशन बदल लिया, है ना? ये चीज़ होता है। अच्छा, फेसबुक चल रहा, बाहर उसने देखा कि ना रील्स का ज़माना आ गया, टिकटॉक वायरल हो रहा है, मतलब 15 सेकंड के रील्स वायरल हो रहे हैं। अच्छा, उसने कहा अच्छा रुको। उसने गया, वो इंस्टाग्राम को खरीद के ले आया, बोलता है मैं फेसबुक ऐसे ही थोड़ा फेसबुक है वो। बाहर कोई चेंज हुआ, बदल लिया अपने आप। उसने देखा फिल्टर्स वायरल हो रहे हैं, स्नैपचैट वायरल हो रहा है, उसने इंस्टाग्राम में फिल्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। बाहर चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डायनामिक। अच्छा, ये इतनी आसानी से फेसबुक कैसे बदल लेता है अपने आप को, कैसे इतने बड़े बड़े चेंजेस को ले आता है? उसका मैनेजमेंट तगड़ा है, उसका टीम तगड़ा है, जबरदस्त मैनेजमेंट है उसका। समझ में आई बात? इसे बाहर कोई चेंज होता है, अंदर चेंज कर लेता है। ठीक, ये चीज। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो एज अ बिजनेसमैन हम जितनी ज्यादा अच्छे क्वालिटी के सामान बेचेंगे मार्केट में कम रेट पे, जितना बढ़िया क्वालिटी का सामान बेचेंगे, कम रेट पर बेचेंगे, और लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, उनको सस्ता सामान नहीं बेचेंगे, उनको धोखाधड़ी से सामान नहीं बेचेंगे, तो अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो इससे हमारी सोसाइटी का भी एक अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा। आई बात समझ में? तो मैनेजमेंट, इसीलिए मैनेजमेंट को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सर, क्योंकि ये हमारा गोल अचीव करने में मदद कर रहा है। 1000 करोड़ प्रॉफिट है बिजनेस का, 2000 करोड़ तक पहुंचने में हेल्प करेगा हमें। एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। जिस काम को करने में 6 महीने लगते थे, अब उस काम को 1 महीने के अंदर हो जाएगा बिजनेस के अंदर। तो अच्छी बात नहीं है? 5 महीने की सैलरी बच गई आपकी एम्प्लॉयज़ को देने की। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी खतरे से बचा लेगा। बाहर कोई चेंज होगा, तुरंत आपका बिजनेस पिवट कर लेगा, बदल लेगा। इतना खतरनाक चीज़ है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट, आपका तो डेवलपमेंट हो रहा है, बिजनेस का तो डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉय का तो डेवलपमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ में अगर आपका बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, बाहर सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। सुन रहे हैं सर आप? सुन रहे हैं? ये चीज़ देखिए, है ना, ये चीज़। तो इतना इंपॉर्टेंस है हमारी मैनेजमेंट का। आई बात समझ में? तो ये चीज़ होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।